सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान। खुदा करके हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात शुरू हुए थे, लेकिन कह लें कि बदकिस्मती से ये डेड लॉक की जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत और PTI के दरमियान 2 मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन इन मुलाकातों की अगर बात की जाए तो बात मेरे ख्याल से आप जनाब से आगे नहीं बढ़ सकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि मुज़ाकरात के लिए आपको पता है काफ़ी बेचैन थी, बेताब थी कि मुज़ाकरात जल्दी होने चाहिए। मुज़ाकरात के शुरू होते ही उसकी जो इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, हैरत अंगेज़ तौर पे मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा कम हो गई, क्योंकि पहली मीटिंग में PTI का कोरम ही पूरा नहीं था। तो यहाँ से आप देख लें कि कितनी दिलचस्पी है, कितने के इंटरेस्टेड थे या कितना इंटरेस्ट ले रहे थे। और जब दूसरी मीटिंग हुई उसमें हाज़िरी पूरी थी, लेकिन होमवर्क किसी ने नहीं किया हुआ था कि बात करनी क्या है। अच्छा, हुकूमत के मुताबिक हुकूमत ने जो इस पर अपना मौक़िफ़ दिया, उन्होंने कहा कि PTI ने कहा कि वो तहरीरी तौर पर जो अपने मुतालिबात हैं सारे कि वो क्या चाहते हैं वो सामने रखेंगे, लेकिन शर्त बानी चेयरमैन PTI से अडियाला जेल में मुलाकात है। अच्छा, साहिबजादा हामिद रज़ा साहब ने क्या बताया, उनके ये जो मुलाकात है तफसीली होनी चाहिए, काफ़ी डिटेल में होनी चाहिए, और जो पहली मुलाकात है वो ऐसी जगह होनी थी कि तरीके से बात भी नहीं हो सकती थी। ये ज़रा देखिएगा जी। तो साहिबजादा हामिद रज़ा साहब ने जो बात की मुलाकात के हवाले से वो आपने ज़रा सुनी। अब दूसरी जो मीटिंग है उसका जो मुश्तरका और मुतफ़िक़ा एलामिया है उसमें ये कि जी बानी चेयरमैन PTI से जो डिटेल मुलाकात है तफसील के साथ उसका मुतालिबा शामिल था, जिस पर हुकूमत वाज़े तौर पर ये बता चुकी है कि हुकूमत को ना पहले एतराज़ था इस बात पर और ना ही अब किसी किस्म का एतराज़ है। और दूसरी मुलाकात का मुश्तरका एलामिया है वो जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है उसके रुकन सेनेटर इरफान सदीकी साहब ने पढ़कर भी सुनाया था, आपने सुना भी होगा, जिसके मुताबिक PTI ने बानी चेयरमैन PTI समेत जो सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई और 9 मई और 26 नवंबर की जो तहकीकात है, इन्वेस्टिगेशन है, उसके लिए जुडिशल कमीशन बनाने का बड़ा क्लियर एक मुतालिबा किया था और ये कहा था कि मुतालिबात अगली मुलाकात में बाकायदा तहरीरी शक्ल में तहरीरी तौर पर पेश कर दिए जाएंगे। अच्छा, सेनेटर इरफान सदीकी साहब के तय क्या पाया है कि जी अपोजिशन की बानी चेयरमैन PTI से मुलाकात के बाद जो अगली मीटिंग है उसकी तारीख तय होगी। ज़रा सुनिएगा इरफान सदीकी साहब को। अच्छा, ये आपने इरफान सदीकी साहब को सुना। अब दूसरी मुलाकात के बाद हैरत अंगेज़ तौर पे जो सूरत हाल सामने आई है कि जी PTI ही अपने मुतालिबात तहरीरी तौर पर हुकूमती टीम के हवाले करने से बाकायदा गुरेज़ा लग रही है, नहीं कर पाई। न्यूज़ चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में असद कैसर साहब ये फरमा रहे थे कि हमने, अब ज़रा गौर से सुनेगा असद कैसर साहब ने क्या मौक़िफ़ दिया। उन्होंने कहा हमने जो बातें मीटिंग्स के दौरान कही हैं उनको आप समझें कि वो मिनट्स बन चुकी हैं और वो जो बातें हमने की हैं उन्हें ही आप तहरीरी मुतालिबात समझना शुरू कर दें कि वही तहरीरी मुतालिबात है। कागज़ देना या ना देना उन्होंने कहा कि एक फॉर्मेलिटी है। अब असद कैसर साहब ने ये बयान देकर मेरे मुताबिक यकीनी तौर पर जो मुज़ाकरात हैं उस हवाले से तो PTI की संजीदगी, सीरियसनेस है, उस पर एक सवालिया निशान लगा दिया है कि PTI वाले आखिर फिर क्या संजीदा नहीं है, सीरियस नहीं है? अगर सीरियस नहीं है तो फिर इन्हें इतनी बेचैनी क्यों थी, इतना इस्तराब क्यों था कि जल्द अज जल्द ये शुरू किए जाएँ मुज़ाकरात। और जब मुज़ाकरात शुरू कर लिए हैं और पहले हुकूमत पे तनकीद करते थे, हुकूमत नहीं चाहती जी, हम तो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों। अब हुकूमत आके बैठ गई आपके साथ मुज़ाकरात करने के लिए, तो इरफान सदीकी साहब की स्टेटमेंट भी आप सुन रहे हैं। अब असद कैसर साहब जो बयान दे रहे हैं ज़रा वो भी सुन लीजिएगा। आप दोनों देख लें कि सिचुएशन आपके सामने है कि कौन संजीदा और कौन नहीं है। जी, तो आपने असद कैसर साहब को सुना। अब यहाँ से आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि वो कह रहे हैं कि जी वो जो लिख कर देना है तहरीरी मुतालिबात हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो हमारी मीटिंग के दौरान बातें हों या उनको मिनट समझ लें, अगर हम लिख के देते हैं नहीं लिख के देते हैं कागज़ पर, वो आपके सामने एक फॉर्मेलिटी होगी। अच्छा, अब इसके जवाब में इरफान सदीकी साहब जो हैं उन्होंने अपना एक बयान दिया जिसमें उन्होंने क्या कहा कि जी PTI ने इन्हें यकीन करवाया था, प्रॉपर यकीन दहानी करवाई थी कि जो मुतालिबात हैं वो तहरीरी शक्ल में पेश किए जाएंगे PTI की जानिब से। लेकिन असद कैसर साहब के बयान से ये लग रहा है, जो भी आपने सुना, कि वो अपने वादे को पूरा करने में शायद थोड़ी मुश्किलात महसूस कर रहे हैं। अब इरफान सदीकी साहब के मुताबिक PTI बार बार अपना मौक़िफ़ बदल रही है, बात से हट रही है, तो फिर मुज़ाकराती अमल अकॉर्डिंग टू इरफान सदीकी साहब उन्होंने कहा मुस्बत तरीके से, पॉजिटिव तरीके से आगे नहीं बढ़ सकेगा। यानी यहाँ पे हुकूमत की तरफ से भी मायूसी का इज़हार किया गया, गो के PTI के रवैये को मद्देनज़र रखते हुए किया गया ये इज़हार इरफान सदीकी साहब की जानिब से। अब समझ नहीं आ रहा कि एक तरफ बड़ी उजलत थी, बड़ी जल्दबाजी थी, बेचैनी कह लें, बेताबी कह लें, इस्तराब कह लें, जल्दबाजी कह लें कि भाई PTI चाहती थी कि मुज़ाकरात हो जाएँ।
आप ऐसा इस्तराब के PTI मुज़ाकरात ना करने पर, आपको याद होगा उन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक तक चलाने की धमकी दे दी थी कि हम तो सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे, और बानी चेयरमैन PTI जो हैं वो बाकायदा 31 जनवरी तक मुज़ाकरात का नतीजा भी मांग रहे थे। और अब इतना सुकून हो गया है कि जी लिख के हम देना नहीं चाह रहे, वो फॉर्मेलिटी समझ ली जाए, लिखना जो कागज़ पर है, लिखना ना लिखना एक बराबर है, जो बातें हुई उसको आप मिनट समझ लें। अब ये जो मुज़ाकरात है इस तरह रेंगना शुरू हो गए हैं कि ये सुकून के साथ ही बैठ गए हैं, इनकी किसी को सीरियस नहीं ले रहे हैं, और फिर इनके जो मुखालिफिन है ज़ाहिर सिटिंग गवर्नमेंट अब इन पे सवालिया निशान खड़े करे कि भाई हम तो बैठे हैं मुज़ाकरात के लिए, ये तहरीरी तौर पर लिख कर नहीं दे रहे हैं, जिन्होंने लिख कर देने थे मुतालिबात, अपनी बात से पीछे हट रहे हैं, आए बाएँ शाये कर रहे हैं, तो फिर सवालिया निशान लग रहे हैं PTI पे। अच्छा, 23 दिसंबर से शुरू होने वाले जो मुज़ाकरात हैं उसमें अभी तक सिर्फ 2 ही दौर हुए हैं। ठीक है, चले 2 दौर भी काफ़ी होते हैं अगर आप बात सही तरीके से कर लें, मुतालिबात लिख के दे दिए जाते, नहीं लिख के दिए गए। अब मुज़ाकरात पे नज़र रखने वाले जितने भी सियासी तज्ज़ियाकार हैं उनकी एक राय ये है कि जो डायलॉग की एक रफ्तार है जितनी सुस्त रवि से चल रही है, और PTI का जो रवैया है ये समझ से बाहर है, और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ही से बानी चेयरमैन PTI की रिहाई इम्कान के ख़िलाफ़ बड़ी खुलकर लोगों ने राय का इजहार करना शुरू कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब वो एक न्यूज़ शो में ये फरमा रहे थे कि जो ऐसी रिहाइयाँ दिलवानी है अगर, तो बकौल जावेद लतीफ़ साहब के कानून की किताब को बंद कर देना चाहिए। वो इस रिहाई को कैसी रिहाई कहना चाह रहे हैं, और वो रिहाई जो होगी उसमें क्या कानून के मुताबिक वो नहीं होगी, तभी वो कह रहे हैं कि फिर कानून की किताब को बंद कर दिया जाए। क्या कहना चाह रहे हैं ज़रा उन्हीं की ज़बानी सुनिएगा। जी, तो जावेद लतीफ़ साहब को आपने सुना बकौल उनके कि अगर ऐसी रिहाइयाँ दिलवानी हैं बानी चेयरमैन PTI को तो फिर कानून की किताब को बंद कर देना चाहिए। बड़ा बयान दे रहे हैं जावेद लतीफ़ साहब, और एक तरफ से मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जो कि मुस्लिम लीग नून के मेन फेसेस समझे जाते हैं वो इस तरह के बयान देते हैं, तो फिर समझ नहीं आती कि फिर हुकूमत भी क्या चाह रही है। और खैर PTI वालों के भी तेवर आपके सामने है कि मुतालिबात लिख कर भी नहीं दे रहे हैं, और वो मुज़ाकरात के लिए बेचैन भी थे, बेताब भी थे। 31 जनवरी से पहले बानी चेयरमैन PTI मुज़ाकरात का कोई नतीजा भी चाहते थे कि नतीजा आ जाए और जल्द अज जल्द आ जाए। अच्छा, बात करते हैं हुकूमत से रूठे हुए जो इत्तेहादी हैं उनकी। आपको पता है पीपल्स पार्टी के साथ ही हुकूमत चल रही है। अब एक तरफ हुकूमत ने मुखालिफिन को मुज़ाकरात से इंगेज कर रखा है, साथ ही साथ मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जैसे लोग जो हैं सीनियर रहनुमा वो बयानात भी दे रहे हैं। अच्छा, अब हुकूमत PTI को सिविल नाफरमानी की तहरीक ना चलाने या फिर सड़कों पर आने से रोकने की बाकायदा कोशिश कर रही है मुज़ाकरात के ज़रिए कि मुज़ाकरात में ज़रा इंगेज रहें सब। दूसरी जानिब हुकूमत के इत्तेहादी हुकूमत को अगर मैं कहूँ कि तेवर दिखा रहे हैं तो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो गिले शिकवे हैं या शिकायतें कह लें वो बढ़ चुकी हैं बहुत ज़्यादा, और अब ये वार्निंग्स तक आ पहुँची हैं। पहले गिले शिकवे शिकायतें थी, अब बाकायदा लगता है कि पीपल्स पार्टी बाकायदा वार्निंग दे रही है कि अब हमारे मुतालिबात या हमारी बातों की तरफ कान ना धरा गया तो फिर कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी तर्जुमान शाज़िया मरी साहिबा, एक बहुत सीनियर सियासतदान, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत पर बड़ी खुल कर तनकीद की है, और साफ अल्फाज में उन्होंने कहा है कि जी वफाकी हुकूमत मुसलसल ऐसे फ़ैसले कर रही है शाज़िया मरी साहिबा के मुताबिक, वो कह रही जिन पर हमें बिल्कुल भी एतमाद में नहीं लिया जा रहा। हालांकि हुकूमत के मेन इत्तेहादी हैं, हुकूमत इनका गिला भी अपनी जगह बजा है। अगर हुकूमत उनको इत्तेहाद में नहीं ले रही तो पीपल्स पार्टी को इत्तेहाद में ना लेने की वजह क्या है। अच्छा, शाज़िया मरी साहिबा ने कहा कि हमसे पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम पर बात की गई और ना ही हमें एतमाद में लिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि अथॉरिटी के क़याम के फ़ैसले पर हुकूमत सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों को बाकायदा बेखबर रखा गया, हमें कॉन्फिडेंस में एतमाद में नहीं लिया गया। और शाज़िया मरी साहिबा ने बाकायदा वार्निंग दी है, और ये मैं इसको वार्निंग इसलिए कह रही हूँ कि उन्होंने कहा है, ज़रा सुनिएगा, उन्होंने कहा शायद मुस्लिम लीग नून को इस बात का इदराक नहीं है कि जिस दिन हम हिमायत ख़त्म कर देंगे, यानी पीपल्स पार्टी हिमायत ख़त्म कर देगी मुस्लिम लीग नून की बकौल शाज़िया मरी साहिबा के, उस दिन वफाकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। इसको आप वार्निंग कह दें, तड़ी कह दें, धमकी कह दें। अब ये गिले शिकवे शिकायतों से बात आगे चली गई है, और आपको पता है पंजाब में भी अक्सर ये मामला रहता है, जो गवर्नर हैं पंजाब के वो, और उनको अक्सर वज़ीर आला से शिकवे रहते हैं। तो अब आगे चलते हैं जी। इससे पहले दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उन्होंने भी रतो डोरो में कहा था कि अगर नून लीग को कामयाबी से हुकूमत करनी है तो जो फ़ैसले हैं वो मिलकर करने होंगे, इत्तफाक राय से करने होंगे। नून लीग के पास इतनी अक्सरियत नहीं है कि यक तरफ़ा फ़ैसले करे, और ये काफ़ी सख्त लबो लहजे में बिलावल साहब ने बात की, हुकूमत को ख़बरदार भी किया। और मेरे मुताबिक बिलावल साहब ये बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगर नून लीग पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी होने की वजह से हुकूमत में है
और नून लीग अभी एक तरफा फैसले करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि आपके मेन इत्तेहादी पीपल्स पार्टी है। तो फिर पीपल्स पार्टी को अगर आप एतमाद में नहीं लेंगे, कॉन्फ्रेंस में नहीं लेंगे और ख़ुद से फैसले करेंगे जिस पे पीपल्स पार्टी नाराज़ होगी, नाला होगी और वो आपसे गिले शिकवे करेगी, फिर गिले शिकवे के बाद वो वार्निंग तक आ जाएगी कि वो यहाँ तक कहने पर आ जाएंगे, फिर क्या अगर हम हिमायत ना करें तो फिर आपको भी पता है कि आपकी हुकूमत भी नहीं टिकी रहेगी, नहीं ठहरी रहेगी। तो फिर इस पर गिले शिकवों पे कान धरने चाहिए। और ये गिले शिकवों का सिलसिला अभी नहीं शुरू हुआ, ये काफ़ी देर से शुरू हो चुका है। ज़रा ये बिलावल साहब को सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं। जी, तो इंटरनेट की बंदिश हो या फिर दरिया सिंध से नहरों का मामला हो, पीपल्स पार्टी हुकूमत पर मुसलसल कड़ी तनकीद करती चली आ रही है। पीपल्स पार्टी का जो मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास है वो बुलाने का भी जो मुतालबा है, जो 11 महीने गुजरने के बावजूद नहीं बुलाया गया है। पीपल्स पार्टी का जो बदलता लहजा कह लें, तनकीद कह लें, पंजाब के बाद विफाक में नज़रअंदाज किए जाने के गिले शिकवे कह लें, हुकूमत के लिए यकीनी तौर पर ख़तरे की घंटी है अगर हुकूमत सीरियस लेती है। और अब पीपल्स पार्टी ने साफ जिता भी दिया है कि हुकूमत हमारी बैसाखियों पर खड़ी हुई है और जिस दिन उन्होंने कहा अपनी बैसाखियाँ खींच लेंगे हुकूमत नीचे आ गिरेगी, इसे सीधी सीधी वार्निंग कहेंगे हुकूमत के लिए। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत इसका नोटिस नहीं ले रही, हुकूमत इसको सीरियस नहीं ले रही है। शाजिया मरी साहिबा की जो सख्त वार्निंग है उसको भी वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और हुकूमत के अहम रहनुमा एहसन इकबाल साहब हल्की फुल्की मौसीकी करार दे रहे हैं। कराची में पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पूछे गए सवाल पर एहसन इकबाल साहब मुस्कुरा कर इस तरह जवाब दिया, सुन लें, देख लें। जी, तो इत्तेहादियों के जो शिकवे होते हैं, गिले होते हैं, उनको इतना आसान अगर लिया जाता रहा तो फिर ऐन मुमकिन है कि बिलावल हाउस और बनी गाला में फासले कम हो जाएं, जिसके बाद हल्की फुल्की जो मौसीकी है उसकी जगह पड़ने वाला धमाल हुकूमत की समात भी मुतासर कर सकता है। हुकूमत को उनको संजीदा लेना चाहिए। आपके मेन इत्तेहादी हैं। नाज़रीन, आपसे ब्रेक के बाद बात करूँगी भारत की। वेलकम बैक नाजरीन। अब मैं बात करना चाहूँगी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार, यानी सिर्फ दावेदार हिंदुत्व की डिक्टेटरशिप की, जो भारत की जड़ें खोखली कर रही है, बल्कि कर चुकी है। फखर से सीने पर हाथ मारकर भारत का चौकीदार कहलवाने वाला नरेंद्र मोदी, इसने जात पात रंग नस्ल मजहब के भेदभाव में तकसीम भारतीय सोसाइटी की नजरियाती सरहदों पर आंखें बंद करके ऐसी चौकीदारी दी है कि नफरत हकारत के हथियारों से मुसल्ला हिंदू इत्तेहादपसंदी ने भारतीय सोसाइटी में घुसकर उसका हुलिया बिगाड़ दिया। मुस्लिम दुश्मनी से शुरू होने वाली इंतहापसंदी की इस लहर ने मुसलमानों के बाद सिखों ईसाइयों का रुख किया और उनका जीना अजाब कर दिया। फिर अपने मजहब में जो ये अपनी निचली जात और ऊंची जात कहते हैं, ऊंची जात निचली जात कहलाने वाले जो दलित हैं, शूदर हैं, उन पर ये टूट पड़े। और हिंदुत्व की इस इंतहापसंदी ने बैरून मुल्क से आने वाले सयाहों को भी नहीं छोड़ा है। होली के रंगों और दिवाली के चिरागों के झांसे में जो भी सरहद पार से आया उसके चिरागों में रोशनी ना रही और वो कानों को हाथ लगाकर वापस चला गया। अच्छा, गुज़िश्ता बरस मार्च की बात है कि भारतीय रियासत झारखंड में स्पेनिश सयाह और वीलॉगर के साथ इज्तिमाई ज़्यादती के शर्मनाक वाक़िया ने दुनिया भर में नई दिल्ली को शर्मिंदा किए रखा। फिर इस केस और इस तरह के दीगर जो वाक़ियात हैं उन्होंने गैर मुल्की सयाहों को ऐसा खौफजदा किया कि वो भारत के नाम से ही घबराने लगे, कांपने लगे। भारत का साहिली शहर गोवा, जो कि कभी अपनी चमकदार धूप, नरम रेत और झाग उड़ाते समंदर की वजह से सर्द मुल्क के शहरियों को अपनी जानिब बाकायदा खींचता था, आज वहाँ पर सन्नाटा बोलता है। वो गोवा जहाँ पर छुट्टियाँ गुजारने के लिए होटल्स में हफ्तों पहले बुकिंग करवानी पड़ती थी, अब वहाँ पे जो गलियाँ हैं वो सुनसान है, सूनी है और जो मिर्ज़ा यार कहने के अकेला फिर रहा है। गोवा में गैर मुल्की क्या, अब तो जो वहाँ के मुकामी सयाह हैं वो भी नहीं आ रहे हैं। भारतीय अखबार इंडिया टुडे के मुताबिक गैर मुल्की सयाहों की आमद में 60% कमी हुई है। 7 समंदर पार से आने वाली लक्ष्मी में कमी हुई, वो तो हुई। गंगा जमुना के आसपास और भारत के जो अपने शहरी हैं उन्होंने क्या किया कि शहरियों ने भी गोवा को दूर से प्रणाम करना मुनासिब समझा। और ये सयाहती जो उनकी सनत है इसके एदाद शुमार के मुताबिक ज़रा सुनिएगा, 2019 में 8.5 मिलियन यानी 85 लाख गैर मुल्की सयाह डॉलरों, यूरो या पाउंड से लदे हुए कहले के आए थे। और 2023 की जब बात की जाए तो ये तादाद बहुत कम होगी, सिर्फ 1.5 मिलियन थी यानी 15 लाख रही। और 2024 की अगर बात की जाए तो 2024 में इस सूरत हाल में कुछ बेहतरी देखने में क्या आती, जो हिंदुस्तान के शुमाली इलाके हैं वहाँ से जो आने वाले जितने भी मुकामी शहरी हैं उन्होंने भी व्लॉग करने शुरू कर दिए बाकायदा कि गोवा ना जाना, गोवा को बाय बाय करके
इसका फिर मुआवजा वियतनाम, थाईलैंड से करने वाले इन मकामी सयाहों ने अपनी राय का खुलकर इजहार किया कि मकामी आबादी का जो गैर महज़िब रवैया है, मसनूई महंगाई है, और उन्होंने कहा बदतमीज ट्रांसपोर्टर्स हैं वहाँ पे, जिनका सामना करने से बहुत बेहतर है कि टिकट कटाएं, मुल्क से बाहर जाएं और अपने बजट के मुताबिक उन्होंने कहा कि छुट्टियां गुजारें, गोवा ना जाना। मशहूर वहाँ पे टूरिस्ट पॉडकास्टर हैं जो कि पॉडकास्ट करते हैं, रवि हांडे उनका नाम है। रवि के मुताबिक उन्होंने एक पॉडकास्ट में बाकायदा गोवा ना जाने की वजह बताकर सोशल मीडिया पर एक बाकायदा नई डिबेट, एक नई बहस छेड़ दी। बल्कि बहस क्या छेड़ी, भारतीय हुकूमत और अपनी सोसाइटी को आईना दिखाया। अच्छा, क्या कहना था रवि हांडा का कि उन्होंने कहा कि गोवा में छुट्टियां गुजारने का जो तजर्बा है बड़ा भयानक रहता है, तो गोवा जाने की कोशिश भी ना करें। और इस पॉडकास्ट पर जो बेशतर सयाह हैं उन्होंने जारी बात है अपनी राय का इजहार किया, अपने गमो गुस्से का इजहार किया, अपने तजर्बात शेयर किए और हांडा की जो मौक़िफ़ है उसकी तायीद की, जिस पर गोवा के वज़ीर सियाहत जो हैं खाउंटे, वो उल्टा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर बरसना शुरू हो गए। अपनी गलती नहीं मानी, हमेशा की तरह दूसरे पे बरसना शुरू कर दिया कि जी रियासत का इमेज ख़राब करने के लिए पैसे देकर ये पॉडकास्ट करवाए जा रहे हैं। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया। अब काउंटेस जी, आपकी हुकूमत तो पैसे देकर कनाडा, अमेरिका और पाकिस्तान में बंदे भी मरवा देती है, तो हो सकता है कि पॉडकास्ट जो है वो भी करवाती हो, लेकिन ज़्यादा बेहतर होता कि भारत जो अपनी आपकी हुकूमत है, आप अपनी वो कहते हैं ना कि मंजी थल्ले डांग फेरें और हिंदू इंतहा पसंदी का जो जहरीला आपका एक नाग है ना, उसको निकाल कर आप बाहर करते। जो पॉडकास्टर्स हैं उन पर बरसना, जो आपको आईना दिखा रहे हैं, आपको हकीकत दिखा रहे हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाना मेरे ख्याल से बहुत छोटी हरकत है। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। मेरे जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। दोनों मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मैं आपसे ज़रा शुरू करना चाहूँगी कमर चीमा साहब। डॉक्टर साहब, अब ये आपको पता है कि कश्मीर का नाम बदलने की भी तैयारी की जा रही है। पहले आर्टिकल 370, 35 और उसके बाद अभी कश्मीर का नाम बदलने की तैयारी की जा रही है। ये क्या कर रहा है भारत? बहुत शुक्रिया। देखिए, क्वेश्चन ये है कि जब तक आप रिस्पॉन्ड नहीं करते, आप सिंगल हैंडेडली एक नैरेटिव को इंडिया में भी फैलने दे रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी आने दे रहे हैं। सो यहाँ से इंटीरियर मिनिस्ट्री तो जारी बात है नहीं जवाब देती, तो जो पॉलिटिकल लोग मैटर करते हैं उनको डेफिनेटली उसके ऊपर कुछ ना कुछ बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए कि ये जो मजाक किया जा रहा है कश्मीर में। एक तरफ तो हम कहते थे कि ठीक है, दुनिया ने कश्मीर को इग्नोर कर दिया, दुनिया ने तो फ़लस्तीन को इग्नोर कर दिया जहाँ पे 45,000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं एक साल के अंदर। हमारी दुनिया उसको वैल्यू नहीं दे रही, तो कश्मीर को अब वो कहाँ पे वैल्यू देंगे जब उनके सामने बच्चों भी कत्ल हुए हैं, ख़वातीन की इज़्ज़तें लूटी हैं, पूरे के पूरे घर तबाह बर्बाद हो गए हैं, लेकिन दुनिया के कान पे जूं नहीं रेंगी। सो मेरा ख्याल है कि एटलीस्ट हमें खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए, हमें खुद प्रोएक्टिव होना चाहिए जो चीज़ हमें ज़रूरत है। सो मैं समझता हूँ कि एक तो ये जो बात है जो अमित शाह वाली, और दूसरी जो बात है हसीना वाजिद वाली जो आपने की है, मैं समझता हूँ उस पर भारत को आज दूसरा नोट वर्बल बांग्लादेश ने भेज दिया है कि शेख हसीना वाजिद को वापस भेजें। सवाल सिर्फ इतना पैदा होता है कि अब भारत समझता है कि अगर हमने हसीना वाजिद को भेज दिया तो हमारी जो बांग्लादेश के ऊपर 50 साल की, हम पे कोई कल को ट्रस्ट नहीं करेगा अगर हमने हसीना वाजिद को भेज दिया। और भारत अगर नहीं भेजता तो भारत की अवाम, जो बांग्लादेश की अवाम है, वो नाराज हो जाएगी कि ये देखो, ये हमारी एक ऐसी शख्स जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, उसको पनाह दे के रखी हुई है। सो मैं समझता हूँ कि भारत वो जिसे कहते हैं ना, बिटवीन द रॉक एंड द हार्ड प्लेस, एक बड़ी मुश्किल में फंस गया है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि आज आपको पता है कि बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश के जजेस ने आना था फरवरी के अंदर, आज उन्होंने वो प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया है कि बांग्लादेश के जजेस अब भारत ट्रेनिंग के लिए नहीं जाएंगे। सो क्वेश्चन ये है कि बांग्लादेश क्या इंटरनेशनली इस मसले को हाईलाइट कर सकता है कि एक ऐसी खातून जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हों, जिसके ऊपर ये चार्जेस हों कि उसकी वजह से हज़ारों लोगों का कत्ल हुआ, वो इंडिया के अंदर क्यों छुपी है? क्या इस मसले को इंटरनेशनलाइज कर सकता है या नहीं कर सकता? मेरा ख्याल है ये इंडिया की प्रॉक्सी थी ना डॉक्टर कमर चीमा साहब, इंडिया की प्रॉक्सी थी, इंडिया ने छुपा लिया उसको। देखिए, वो तो छुपा लिया, बट सवाल ये नहीं है कि इंडिया की प्रॉक्सी है। अब सवाल ये है कि वो कहाँ जाती भाग के? बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म था ना, और बांग्लादेश का कानून लागू होता है उसके ऊपर। बिल्कुल तो मेरा ख्याल है बिल्कुल होता है। तो बांग्लादेश के हवाले से बांग्लादेश की लीडरशिप क्या कोशिशें करती है, किस तरह डिप्लोमेटिकली इस इशू को उठाती है, मैं समझता हूँ ये एक सवाल अहम है। जी
ठीक है जी, चलिए मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन पहले मैं जनरल साहब को शामिल गुफ्तगू करते। जनरल साहब, आपने डॉक्टर कमर चीमा साहब को भी सुना, एक तो कश्मीर का जो नाम बदलने के हवाले से बातें कर रहे हैं, स्टेटमेंट्स दे रहे हैं अमित शाह, इस पर भी अपना कमेंट दे दीजिएगा। दूसरा, ये जो हसीना वाजिद के हवाले से डॉक्टर साहब ने एक बात की, तो वाकई क्या अब जो बांग्लादेश की तरफ से एफर्ट की जाएगी हसीना वाजिद की वापसी के लिए कि ये मतलूब हैं, तो ये इतना आसान होगा और भारत आसानी से अपनी प्रॉक्सी को, जिसको इस्तेमाल किया गया बांग्लादेश में, और फिर ही देखा कि जो तलबा की तहरीक इतना ज़ोर पकड़ी क्योंकि इतना गम व गुस्सा भर चुका था लोगों में हसीना वाजिद के ख़िलाफ़, तो क्या भारत इतनी आसानी से उनको वापस कर देगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए, मैं समझता हूँ कि भारत जो है इस वक्त एक नए जो हिंदुत्व माइंडसेट वाला भारत है, जिसको हम मोदी का भारत कहते हैं, ये इसको कुछ वजूहात है जिसकी बिना पर उसका एक जो घमंड है या जो एक रीजनल पावर वाला एक जो स्टेटस वो अपना आपको शो कर रहा है, तो उस घमंड में उसके जो मिनिस्टर्स हैं वो अपनी इस तरह की स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। लेकिन मैं आई विल एग्री टोटली विद डॉक्टर चीमा साहब के जो पाकिस्तान का रिस्पांस है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई दफा ऐसी चीजें टेस्ट की जाती है, वो टेस्ट करते हैं नेशन को कि आगे से रिस्पांस कैसा आता है, इनकी जो एफिलिएशन है या जो कश्मीर के साथ या जो इनका राइट हक पाकिस्तान का जो उसके ऊपर हाउ दे रिस्पॉन्ड। 370 आपने देखा हुआ, 35A हुआ, उसको उन्होंने स्क्रैप किया। प्रोबेबली जो रिस्पांस जाना चाहिए था एक पाकिस्तान का, कंसिडरिंग आवर एसोसिएशन विद दिस कश्मीर कॉज और कश्मीर का जो मसला है, ये अभी अनसॉल्व्ड मसला है, उसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ज्यादा हमें जाना चाहिए और उसको कंसर्न शो जरूर करना चाहिए। दूसरा, देखिए भारत जो है वो इस वक्त जो इंटरनेशनली तो उसकी एक्सेप्टेंस है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में अमेरिका की उसकी जरूरत है, अमेरिका को उसकी जो उसका कंपिटिटर है चाइना, उसके खिलाफ भारत की उसको जरूरत है। लेकिन भारत जो है अपने रीजन में जो अपनी हेजमनी है ना, वो चैलेंज हुई है। पाकिस्तान तो शुरू से उसको चैलेंज कर रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश से भी एक वी हैव अ न्यू बांग्लादेश, एक फ्री बांग्लादेश जो अपनी पॉलिसीज खुद अपना रहा है और उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि बांग्लादेश की जो प्रोग्रेस है, जो मुस्तकबिल है, वो इंडिपेंडेंट पॉलिसीज के अंदर है। भारत का सबसिडियंट रह के, जब वो भारत की कोई एक स्टेट नहीं थी, कि उससे निकल के तो अब भारत चूंकि जख्मी भी है। अब हसीना वाजिद की जो आपने बात की कि 2013 की एक्सट्रेडिशन ट्रीटी तो है, उसके बीच में उन्होंने उसको वापस करना है, लेकिन उसके बीच में से कोई ना कोई वो क्लॉज निकाले तो भारत मेरे ख्याल में शर्मिंदगी और खफत को मिटाने के लिए भी और गुस्से में और इस तरह की स्टेटमेंट देगा। मेरा यही पॉइंट है। जनरल साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। आप जिस तरह बांग्लादेश ने दुर्गत बनाई हसीना वाजिद साहिबा की, जिस तरह उनको वहाँ से भागना पड़ा, फरार होना पड़ा, अब वो उसको वापस उसके हवाले का मुतालिबा कर रहे हैं बांग्लादेश के लोग, तो ये जो अभी बांग्लादेश के साथ फिर पाकिस्तान के जो बढ़ते हुए अच्छे ताल्लुकात हैं, फिर हमारे सिंगर्स वहाँ जाके कॉन्सर्ट्स करें और वहाँ की आवाम हमसे मोहब्बत का इजहार करे। बल्कि आपको याद होगा, आपने मेरे साथ एक प्रोग्राम किया था, स्टूडियोज़ में अब तशरीफ़ लाए थे और हमारे साथ एक बांग्लादेशी व्लॉगर भी थी जिन्होंने बड़ी खुलकर पाकिस्तान की तारीफ की, दिल दिल पाकिस्तान भी गाकर सुनाया। उन्होंने कहा कि हम तो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हमें गलत फीड किया जाता था। जी जी, निगार और आप स्टूडियोज में मौजूद थे। डॉक्टर साहब, निगार एक बांग्लादेशी सहाफ़ी हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो उन्होंने दिल दिल पाकिस्तान गा के सुनाया। तो बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान की मोहब्बत बढ़ रही है, कुर्बतें बढ़ रही हैं, क्या उसका गमो गुस्सा निकालने के लिए भी तोपों का रुख कश्मीर की तरफ कर दिया गया, बयानबाजी शुरू कर दी गई है? क्योंकि मैंने देखा जब भी वहाँ पे इलेक्शंस करीब होते हैं या जब भी वहाँ पे इनको आवाम के सेंटीमेंट्स को भारना होता है, तो ये अपनी जनता के सेंटीमेंट्स को कैच करने के लिए क्या करते हैं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर देते हैं, कोई झूठी सर्जिकल स्ट्राइक या फिर अब कश्मीर पर कोई ना कोई बयान दे देते हैं। और जारी बात है, बयान कई दफ़ा बयान की हद तक भी रह जाता है और ऐन मुमकिन है कि वो चाह रहे हो कि हम रिस्पॉन्स करें और ये बयानबाजी का सिलसिला जारी हो और अपनी जनता में ज़रा मकबूल होना चाह रहे हैं दोबारा से अमित शाह। जनरल साहब, आपका भी पॉइंट है और ये सवाल है कि मैं कमर साहब आपकी तरफ आऊँगी जनरल साहब के बाद। देखिए अमित शाह की जो पर्सनैलिटी है जी, ये अभी वो मोदी के बाद ना अपने आप को नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाले मोड में देख रहे और बीजेपी इसकी शोकेसिंग कर रही है। लेकिन अमित शाह का देखिए जो टेररिज्म जिसकी हम आजकल आप देश सुन रहे हैं कि जो किलर्स को हायर करते हैं, तो अमेरिकन अदालत ने तो ऑलरेडी उनको इम्प्लीकेट कर दिया, उनका नाम है उसमें जी चार्जशीट में और वो इम्प्लीकेट हुए। अमित शाह जो है वो मोदी के बाद अपने आप को एक लीडर अपने तौर पर पेश कर रहे हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व माइंडसेट वाली ये पार्टी है, इसका ये जो हेट का कल्चर है या जो वॉर की एनवायरनमेंट क्रिएट करके अब ये उनका एक ट्रेंड बन गया है, उनका एक पॉलिटिक्स या डोमेस्टिक
हिंदुओं को एड्रेस करने के लिए और अपनी कोताहियों को छुपाने के लिए, दिस इज अ ट्रेंड, उनका एक फैशन है, उसको वो अपना ले। लेकिन देखिए हमें इसको एज अ स्टेट पाकिस्तान इसको लेना सीरियस ही है, चाहे वो उनका आदत हो, उनकी जो भी है, क्योंकि उसी के बीच में देखे ना, घुस के मारेंगे, ये करेंगे, हम बदला लेंगे, और ये जो पॉलिसी है जैसे किलिंग उन्होंने पाकिस्तान, जी हाँ, तो पाकिस्तान की ये जो किलिंग्स इन्होंने की हैं, जो कनाडा में इन्होंने मारा है, और उसके बाद गुरबंद सिंह के ऊपर इनकी अटेम्प्ट्स हैं, तो ये वो चीजें हैं जो इनकी पॉलिसी का, अब तो ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी है उनकी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। वो हायर करते हैं बिश्नाई गैंग जैसे लोगों को, बिश्नाई के जो गैंग्स हैं उनको यूज करते हैं। विकास अभी इनका जो पकड़ा गया हुआ है, जो इनका ऑफिसर है, इज अ रिजर्व पुलिस ऑफिसर, ये वो लोग हैं जो अभी कैरेक्टर सामने आ गए। कुलभूषण हमारे पास बैठे हुए हैं, फिर एक निकल लड़का जो इन्होंने पकड़ा है अमेरिका गुरबंस वाले केस के बीच में, तो और ये टारगेट किलिंग का इतराफ भी कर चुके हैं अमित शाह। जनरल साहब, ये टारगेट किलिंग का इतराफ भी कर चुके हैं अमित शाह। जी हाँ, कर चुके हैं ना, घुमंड में है वो, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि टेसिट अप्रूवल है इनको, वेस्ट की वॉशिंगटन का हाथ से इन वे कि वो इनको इग्नोर करते हैं। तो ये अपने आप को दुनिया में और दिखा रहे हैं, और अपनी खिफत भी मिटा रहे हैं कि हम इंटरनेशनल टेररिज्म के, तो हम इंटरनेशनल टेरर तो हम बन गए हैं, हम आपका सो कॉल्ड सिक्योरिटी, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर उसने अपने आप को प्रेजेंट किया है। वॉच डॉग तो वो इंडो पैसिफिक में बन गया है, लेकिन डोमेस्टिकली देखें ना, अभी इसी वॉशिंगटन पोस्ट की जो हम स्टोरी की जिसकी आजकल हम बात करते हैं, उसमें दूसरी स्टोरी वो जो मीजू है, प्रेसिडेंट मीजू, उसके खिलाफ इन्होंने पैसे देके $6 मिलियन देके उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टाने की कोशिश की। तो रिजीम चेंज, किलिंग, मर्डर, दिस हैज बिकम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी ऑफ बीजेपी। और ये भारत को अब कहाँ ले जाएगी, इस रीजन के अमन को कहाँ ले जाएगी, इंटरनेशनल पीस को कहाँ ले जाएगी, दिस इज येट टू बी सीन। बट भारत एक इंटरनेशनल टेररिस्ट के तौर पर दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। दुनिया के ममालिक अपनी अपनी पसंद के मुताबिक, या जो जिस डिजाइन उसको उनके सेट फिट इन होते हैं, भारत उस तरीके से उसको ले रहा है। बट ये इंशाल्लाह ये सिलसिला भी ज्यादा लोगों की इनकी अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर कमर चीमा साहब, अब भारत बाकायदा इंटरनेशनल टेररिस्ट बनता चला जा रहा है और सबको समझ आ रही है कि हर मुल्क में इस तरह की वारदातें करवाने में मुलव्विस है। अभी अमित शाह ने एक हालिया जो इंटरव्यू दिया तो उसमें उसने एतराफ़ भी किया था कि ये टारगेट किलिंग में मुलव्विस है, और ये बड़े फ़ख्र से बताते हैं अपने लोगों को इस तरह भेज कर और यूज़ करके दूसरे ममालिक के ख़िलाफ़ और दहशत गर्दी और खौफ को फैला कर। अब ये जिस तरह अफ़गानिस्तान में भी दहशत गर्दी इनके अड्डे हैं, तो अब ये वक्त आपको नहीं लगता कि करीब है कि दुनिया को मानना पड़ेगा कि जो भारत है ये एक टेररिस्ट या दहशतगर्द किस्म का मुल्क है और ये दुनिया में दहशत गर्दी फैलाता है? ठीक है, मुफादात होते हैं तमाम ममालिक एक दूसरे के साथ मईशत से रिलेटेड या इकॉनमी की अगर हम बात करें तो, लेकिन मुफादात क्या किसी मुल्क में अमन से ऊपर होते हैं? हर मुल्क को ज़ाहिर बात है अपने मुल्क में अमन जो है, सिक्योरिटी, वो भी तो प्रोवाइड करनी होती है ना। भारत दंदनाता फिर रहा जाके जगह जगह। डॉक्टर साहब देखिए, एक टर्म है इंटरनेशनल रिलेशन में, हम बोलते हैं ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। सवाल ये है कि अगर इंडिया के जो स्पाइज हैं वो इंडिया से उठते हैं, कनाडा जाते हैं, निजर को कत्ल करते हैं, पन्नू को जो है वो मारने की कोशिश करते हैं, अमेरिकन ऊपर से पकड़ लेते हैं, और मेरी तो इतला के मुताबिक जो निखिल गुप्ता है, द पर्सन हु वाज इन्वॉल्व, जिसको इन्होंने चेक रिपब्लिक से एक्सट्राडाइट किया था, डॉक्टर साहब मेरी इतला के मुताबिक उसको जयशंकर साहब अमेरिका से एक्सट्राडाइट करके इंडिया वापस ले गए हैं जब ये लास्ट ट्रिप उन्होंने किया है 24 से 29 दिसंबर। बड़ी खबर है अगर ऐसा हुआ है तो। जी बिल्कुल, मैंने मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन है कि वो इसको लेके चले गए हैं। क्वेश्चन ये है कि भारत की MEA को पूछे कि क्या ये बात सच है या निखिल गुप्ता वापस आ चुका है, तो उस पर भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ट्रंप के आने से पहले जो बाइडेन इंतजामिया के आखिरी दिन उसका भरपूर फायदा उठाया जा रहा है। जी, उन्होंने भरपूर फायदा उठाया कि अगर ये केस ट्रंप के सामने चला गया तो ट्रंप इसको और तरह लेगा, और इंडिया जाके वहां पे मान गया है। जो रिसेंटली भी इन्होंने कुछ टीमें भेजी थी वो मान गए हैं कि हमने अपने लोगों को रिमूव कर दिया है जो इस ऑपरेशन में मौजूद थे, हमने उनको रिमूव कर दिया है, उनको पोजीशनों से हटा दिया है। और मेरा ख्याल है अमेरिका ने समझा कि अब इस मसले को डाउन प्ले कर दे। इंडिया इंपॉर्टेंट पार्टनर है, आपको पता आज भी भारत के अंदर अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सलिवन मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं कि हम भारत के साथ मिसाइल टेक्नोलॉजी में कोऑपरेट करेंगे, भारत की कंपनीज़ को जिनके ऊपर सैंक्शंस थी उनको रिमूव करेंगे उन सैंक्शंस से, भारत की तरफ हम सारी की सारी सप्लाई चेन को मूव करेंगे। सो मेरा ख्याल है कि भारत अमेरिका के सामने तो मान गया है कि हमसे गलती हुई और हमने उन लोगों को रिमूव कर दिया, लेकिन
भारत ने जो कनाडा है वहाँ पे भारत थोड़ा सा अभी मुश्किल में है। सो सवाल ये है कि क्या ये जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन है इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ऐसे ही छोड़ देगी? सुनने में आ रहा है कि अमेरिकी कांग्रेस इसमें बड़ी कंसर्न्ड है और अमेरिकी कांग्रेस भारत के इस बिहेवियर को देख रही है, लेकिन जो मौजूदा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इसको डाउन प्ले किया है इस बात को देखते हुए कि ठीक है कि अगर इंडियंस मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, अगर इंडियंस मानते हैं कि हमसे गलती हुई है तो ठीक है, इसको छोड़े, माफ करें। ठीक है, जनरल जाहिर महमूद साहब, डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।